वर्जन देखने को मिलेंगे। एक होगा प्रोफेशनल, एक होगा कम्युनिटी। प्रोफेशनल जो है वो आपसे थोड़े बहुत पैसे लेता है और आपको कुछ फीचर्स देता है, लेकिन जो कम्युनिटी वर्जन होता है पाइचार्म का वो एक अच्छी आईडीई है और फ्री है, इसलिए आप लोग कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लोग को नहीं मालूम पाइचार्म क्या है, तो पाइचार्म एक आईडीई है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि आप लोग को पाइथन प्रोग्राम्स रन करने में मदद करता है और बहुत आराम से आप लोग को कोड लिखने में सहायता देता है। आगे हम लोग देखेंगे कि पाइचार्म हम लोग ने क्यों डाउनलोड किया और पाइचार्म को यूज करने का क्या फायदा है। मैंने अपना पाइचार्म ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया, आप लोग भी अपना अपना पाइचार्म इंस्टॉल कर लीजिए। अब हम लोग पाइचार्म खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें हम लोग पाइथन प्रोग्राम्स कैसे लिख सकते हैं। सो गाइस, जैसे ही आप लोग अपना पाइचार्म खोलेंगे आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। आप लोग को सिंपली करना क्या कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ हेलो वर्ल्ड, क्योंकि अगर आप लोग का ये पहला प्रोजेक्ट है तो हेलो वर्ल्ड नाम देना बहुत ही सही रहता है। अब यहाँ पर आप लोग पाइथन इंटरप्रेटर पे अगर एक बार क्लिक करेंगे तो आप लोग को यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग, एक एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर। आप लोग एक बात का ध्यान रखिए कि अभी अगर आप लोग पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल ENV इसके चक्कर में मत पड़िए। आप लोग सेकंड वाला इंटरप्रेटर सेलेक्ट कर लीजिए और आप लोग यहाँ पर जो आपका इंटरप्रेटर है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा अगर आप लोगों ने पाइथन सही से इंस्टॉल किया है, और आप लोग उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट ये रहता है, लेकिन तब भी अगर इन केस फॉर एनी रीजन नहीं रह रहा है तो आप लोग एग्जिस्टिंग इंटरप्रेटर और फिर इंटरप्रेटर में क्लिक करके यहाँ पर जो भी आपका पाइथन जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया है 3.6 मैंने किया था 3.6 पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप लोग क्रिएट पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पर अगर आप लोग को टिप्स वगैरह का कुछ आए तो आप लोग इसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को सारी टिप्स देने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग को हेलो वर्ल्ड जो दिख रहा है इस पे अगर आप लोग राइट क्लिक करेंगे तो आप लोग को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप लोग न्यू में जाइए और इसके बाद पाइथन फाइल में जाइए और उसको लिख दीजिए main1, और जैसे ही आप एंटर मारेंगे आपकी नई फाइल बन जाएगी। आप लोग कंट्रोल और स्क्रॉल की मदद से टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, और बाय एनी चांस अगर आप लोग कंट्रोल और माउस व्हील की मदद से अपने फॉन्ट को छोटा बड़ा नहीं कर पा रहे तो आप लोग फाइल में जाइए, इसके बाद आप लोग सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद आप लोग एडिटर में जाइए, वहां पर आप लोग जनरल में जाइए और जनरल में जाने के बाद आप लोग चेंज फॉन्ट साइज यूजिंग कंट्रोल प्लस माउस व्हील को चेक कर दीजिए, और चेक करने के बाद आप लोग ओके पे क्लिक कर दीजिए। मेरा ऑलरेडी चेक्ड है। तो अगर आप लोग पहली बार पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं तो मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मॉड्यूल से। मॉड्यूल्स हमारे पाइथन प्रोग्राम की बुनियाद होती है। मॉड्यूल्स में हमारा प्री डिफाइंड कोड होता है। अगर हम लोग अच्छे मॉड्यूल्स यूज करके अपने पाइथन प्रोग्राम लिखें तो हमको बार बार कोई ऐसी चीज जो कि पहले हो चुकी है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, अगर आप लोग को रैंडम नंबर जनरेट करना है तो आप लोग को उसका प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, या मान लीजिए आप लोग कोई वर्चुअल असिस्टेंट कोड कर रहे हैं जो कि आपसे बात करेगा और आपको फॉर एनी रीजन उसमें रैंडम नंबर जनरेट करने की जरूरत पड़ गई तो आप लोग रैंडम मॉड्यूल की मदद ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट रैंडम, तो मेरा जो रैंडम मॉड्यूल है वो इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है उनको यूज कर पाऊंगा। खैर ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, मैं आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम करते हैं वो करते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। पाइथन में ये सबसे आसान होता है, आप लोग को सिंपली प्रिंट लिखना होता है, उसके बाद आप कुछ भी लिखेंगे हेलो वर्ल्ड तो आप लोग का ये प्रिंट हो जाएगा कंसोल में। अब आप लोग इसको रन कैसे करेंगे, आप लोग को सिंपली राइट क्लिक करना है और रन main1 पे क्लिक करना है। main1 जो मेरा है ये प्रोग्राम का नाम है, और आप लोग देखिए मेरा जो आउटपुट है यहाँ पर आ गया है हेलो वर्ल्ड। आप लोग अपने आउटपुट को भी कंट्रोल और माउस व्हील से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कमेंट्स के बारे में। अगर आप लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं और आप लोग उसमें कोई नोट्स लिखना चाहते हैं, प्रोग्राम के अंदर अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक प्रोग्राम है जो आपके साथ साथ आपके 10 और दोस्त लिख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनके लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। या फिर आप लोग अगर मान लीजिए किसी कंपनी का कोड बेस मेंटेन कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप लोग का प्रोग्राम आपके साथ साथ आपके 10 और दोस्त कोड कर रहे हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं कि हे आई एम एडिंग दिस लाइन टू डू दिस, या फिर आप लोग उनको बता सकते हैं कि ये मैं करूंगा कोड, आप लोग लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 10 तक ना छेड़ें। इस तरह का कोई भी नोट अगर आप डालना चाहते हैं प्रोग्राम में तो आप लोग कमेंट की मदद से डाल सकते हैं। वो लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि आपका पाइथन इंटरप्रेटर उस लाइन को इग्नोर कर देगा और आपके बाकी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कमेंट मार रहा हूँ, कमेंट में लिख रहा हूँ कि दिस इज पाइथन इन 1 वीडियो कोड,
तो ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर हैश लगा दिया है। पाइथन में हम लोग हैश से स्टार्ट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट। मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ इस प्रोग्राम को रन करके। आप लोग देखिए ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एक ब्लैंक लाइन थी और तीसरी वाली लाइन एक कमेंट थी, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुई। अगर मैं ये हैश यहाँ से हटा दूँ और इसके बाद इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ तो ये एरर देगा क्योंकि ये इसको भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, जो कि ये नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो कोड है वो एक वैलिड पाइथन कोड नहीं है। पाइथन के सिंटैक्स के हिसाब से गलत कोड है। लाइन नंबर 3 को पाइथन एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इसको मैं वापस से कमेंट कर देता हूँ। इन केस आप लोग को एक से ज्यादा लाइन का कमेंट लिखना है तो आप लोग पाइथन में ट्रिपल सिंगल कोट लगाकर लिख सकते हैं। और आप लोग देखिए जैसे ही मैंने ट्रिपल सिंगल कोट लिखा, इसने मेरे ट्रिपल सिंगल कोट उसके बाद में भी लगा दिए। अब मैं अगर लिखूं दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट तो मैं कितनी भी लाइंस में अपना कमेंट लिख सकता हूं और ये जितनी भी लाइंस में मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं आप लोग को इसको रन करके फिर से दिखाता हूं। आप लोग देखिए ये रन नहीं हुआ, यानी कि जो मल्टी लाइन कमेंट था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पाइथन में हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रिंग। मान लीजिए मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है, मैं लिखूंगा str1 इक्वल्स टू दिस इज मी और आप लोग देखिए जो str1 वेरिएबल था उसमें स्टोर हो जाएगी। अगर हम लोग सी, जावा या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते तो हमको बताना पड़ता कि एक स्ट्रिंग है और हमको str वगैरह कीवर्ड का यूज करना पड़ता। लेकिन पाइथन एक सिंपल सी लैंग्वेज है, उसमें आप लोग को पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली वेरिएबल का नाम लीजिए और इक्वल्स टू करके स्ट्रिंग लिख दीजिए। इस स्ट्रिंग का नाम कुछ और भी हो सकता था, जैसे मान लीजिए BEAR बियर या फिर STTR। आप लोग अपनी मर्जी का कोई सा भी नाम इसको दे सकते हैं। बस आप लोग को ये इंश्योर करना है कि जो आपका नाम है वो किसी नंबर से स्टार्ट ना हो, ये किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। जिस तरह हम लोग ने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है उसी तरह हम लोग एक यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल भी बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एज इज इक्वल टू 21 लिखूं तो एज वेरिएबल में 21 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं वेट इज इक्वल टू 75.5 लिखूं तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है जो कि वेट में स्टोर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए जिनमें से पहला था स्ट्रिंग, दूसरा था इंटीजर और तीसरा था फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। पाइथन के जो सबसे मेन डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज। इनको कभी कभी मैप भी बोला जाता है लेकिन मैं इनको डिक्शनरीज बोलना प्रीफर करता हूँ। इसी तरह हमारे पास पाइथन में तरह तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, टाइम्स, डिवाइड, परसेंट, एक्सपोनेंशियल और फ्लोट डिवीजन। ये सारे ऑपरेशंस हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। तो हेडिंग डालने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा अरिथमेटिक ऑपरेशंस और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट 3 + 5 इज इक्वल टू, और उसके बाद मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा 3 + 5। प्रिंट को अगर हम मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहते हैं तो हम कॉमा लगा के कर सकते हैं। तो ये वाला प्रिंट एक बार एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह मैं बाकी ऑपरेशंस के लिए लिख दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दी वैल्यू ऑफ, इसके बाद मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ। उसके बाद मैं इसी चीज को प्लस, माइनस, टाइम्स, डिवाइड, एक्सपोनेंशियल और फ्लोट डिवीजन में रेप्लिकेट कर दूंगा। इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। आप लोग देखिए बता रहा है दी वैल्यू ऑफ 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 3 - 5 इज -2 और बाकी ऑपरेशंस के लिए भी ये हमको बता रहा है। आप पे नोट करने की चीज़ ये है कि जो डबल स्लैश होता है वो होता है फ्लोट डिवीजन, यानी कि वो डिवाइड करने के बाद जो पॉइंट में आता है उसको हटा देता है। इसकी वैल्यू थी 0 पॉइंट समथिंग, इसलिए इसने इसको 0 ले लिया है। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रिंग के अंदर अंदर एक डबल कोट लिखना है तो आप लोग कैसे लिखेंगे? आप लोग को सिंपली करना क्या लिखना है दिस इज अ, और जहाँ पर भी आप लोग डबल कोट लिखना चाहते हैं वहाँ पे आप लोग एक बैकस्लैश लगाइए और उसके बाद एक डबल कोट लिख दीजिए। मैं इसको आप लोग को रन करके दिखाता हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है दिस इज अ डबल कोट। तो कहीं भी आप लोग डबल कोट के अंदर डबल कोट डालना चाहते हैं तो आप लोग एक बैकस्लैश के बाद डबल कोट लिखिए और ये चीज आपकी डबल कोट को प्रिंट कर देगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग किस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूँ MLS यानी कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, ये मेरा वेरिएबल का नाम है MLS, मैं कुछ और भी दे सकता था लेकिन मैंने यहाँ पर MLS दिया। मैं लिख रहा हूँ MLS इज इक्वल टू, जिस तरह हम लोग मल्टी लाइन कमेंट लिखते थे यानी कि ट्रिपल सिंगल कोट लगाकर, मैं यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड दिस विल कीप गोइंग। अब मैं इसी MLS को प्रिंट करूंगा। मैं लिखूंगा PRINT MLS। जैसे कि आप लोग देखिए जैसे मैं PR लिख रहा हूँ, मैं आप लोग को नई लाइन में करके दिखाता हूँ। मैंने PR लिखा तो ये मुझे बहुत सारे सजेशंस दे रहा है, क्या मैं प्रिंट बोलना चाहता हूँ या फिर मैं प्रॉपर्टी लिखना चाहता हूँ या फिर मैं PR लिखना चाहता हूँ। जो भी मैं लिखना चाहता हूँ मैं अपनी एरो की से सिलेक्ट कर सकता हूँ और एंटर मार के अपने प्रोग्राम को और जल्दी बना सकता हूँ। तो हमारे प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को फास्ट करने के लिए हम लोग IDEs का इस्तेमाल करते हैं और यही वजह है कि मैंने आप लोग को PyCharm IDE
इंस्टॉल करवाई। वापस आते हैं अपनी बात पर, इस प्रोग्राम को करते हैं रन और आप लोग देखिए यहाँ पर ये जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग थी ये यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। कह रहा है दिस इज द मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड दिस विल कीप गोइंग, यानी कि मैंने जो भी अपने MLS वेरिएबल में स्टोर किया था वो अभी मेरे कंसोल में प्रिंट हो गया है। ये प्रोग्राम काफी बड़ा हो गया है, इसलिए मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा। एक नया प्रोग्राम एक प्रोजेक्ट के अंदर बनाने के लिए आप लोग को प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, न्यू में जाना है और पाइथन फाइल में जाना है और अपने प्रोग्राम का नाम दे देना है। मैं अपने प्रोग्राम का नाम दूंगा main2 और एंटर मार दूंगा। देखिए ये मेरा main2 एक दूसरा प्रोग्राम खुल गया है। तो मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी दो प्रोग्राम्स हैं, एक है main1 और main2। अगर आप लोग अपने इस फोल्डर में जाएंगे C यूजर्स एरेज पाइथन प्रोजेक्ट्स हेलो वर्ल्ड, आप लोग राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर में क्लिक करके इस फोल्डर में जा सकते हैं। आप लोग देखेंगे कि इसमें ये दो फाइल्स हैं। कुछ फोल्डर्स ये पाइथन ऑटोमेटिकली बना लेता है, उसको आप लोग इग्नोर कीजिए। जैसे कि .idea करके इसने कोई एक फोल्डर बनाया हुआ है, उसको आप लोग छोड़ दीजिए। वो पाइथन अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है। क्यों बनाता है, इन सब सवालों का जवाब आप लोग कभी और देखिए, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं, आप लोग को इन सब सवालों का जवाब जानने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पर सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पर एक main1 और main2 दो फाइल्स हैं। यहाँ पर मैं और फाइल्स भी रख सकता था जो कि मैं आप लोग को आगे दिखाऊंगा। अभी हम लोग वापस अपने main2 प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ पर कुछ कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग C या C++ में प्रोग्रामिंग करके आ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने %s देखा होगा। उसी तरह का कुछ हम यहाँ पाइथन में भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ और आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा %s मतलब S फॉर स्ट्रिंग्स, %d हम लोग इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर एक % लगाऊं और उसके बाद ब्रैकेट खोल के मैं लिख दूं यहाँ पर दिस इज अ स्ट्रिंग, तो जहां पर भी मैंने % लिखा है वहां पर ये दिस इज अ स्ट्रिंग आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं %s के बाद लिख दूं टू द राइट, अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप लोग देखिए ये कह रहा है कि दिस इज अ स्ट्रिंग टू द राइट, यानी कि जो %s की जगह था वो मेरा दिस इज अ स्ट्रिंग आ गया और उसके बाद टू द राइट आ गया। बाय एनी चांस अगर आप लोग को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोग C या C++ से आ रहे हैं और आप लोग जानना चाहते थे कि ये यहाँ पर किस तरह किया जाता है तो मैंने आप लोग को बता दिया। अगर आप लोग मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज प्रिंट स्टेटमेंट 1 और उसके बाद मैं एक और लाइन लिखता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ दिस इज अ प्रिंट स्टेटमेंट 2 और इस प्रोग्राम को मैं अगर रन करता हूँ तो ये प्रिंट स्टेटमेंट 1 और प्रिंट स्टेटमेंट 2 दो अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेम लाइन में आए तो मुझे अपने पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कॉमा एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि डबल कोट और डबल कोट, उसके बीच में कुछ नहीं। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो आप लोग देखिए कि मेरे जो प्रिंट स्टेटमेंट्स थे वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, यानी कि वो एक के बाद एक चिपक चुके हैं और बाय डिफॉल्ट जो एक न्यू लाइन आ रही थी वो अब नहीं आ रही है। अगर आप लोग किसी भी कैरेक्टर को 10, 12, 15, 1000 बार प्रिंट करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर लिख सकते हैं प्रिंट, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस और अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करके रन करूंगा तो देखिए दिस मेरा 5 बार प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 50 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, दिस के बाद एक स्पेस भी दे देता हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी सी क्लियर लगे और उसको रन करता हूँ तो देखिए मेरा दिस 50 बार प्रिंट हो गया। तो कभी भी आप लोगों को कोई चीज़ 10, 15, 20, 50, 1 लाख बार प्रिंट करनी है तो आप लोग प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीप्लाई बाय यूज करके उसको कई बार प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के कुछ ऑपरेशंस। अब मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा और उसमें मैं आप लोग को लिस्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो मैं एक बनाता हूँ न्यू पाइथन फाइल और उसका नाम रखता हूँ main3। मैं आप लोग को यहाँ पर एक बार और मेंशन करना चाहता हूँ कि हम लोग यही काम पुरानी वाली एग्जिस्टिंग फाइल्स में भी कर सकते थे, लेकिन मैं नई नई फाइल्स आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह हम लोग अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। main1 में हमने कुछ काम किया था, main2 में हमने कुछ लाइन्स ऑफ कोड लिखा और main3 में अब मैं और लाइन्स ऑफ कोड ऐड करने जा रहा हूँ। कॉमेंट्स का मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा। हेडिंग डालने के लिए मैं लगाऊंगा एक हैश और फिर लिखूंगा लिस्ट्स। अब आप लोग देखिए कि मैं यहाँ पर जो भी कोड लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा और पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये एक कमेंट है। मान लीजिए मुझे कोई भी लिस्ट बनानी है, जैसे कि मान लीजिए मुझे इंडिया के कॉलेजेस की लिस्ट बनानी है तो मैं लिखूंगा कॉलेजेस इज इक्वल टू, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा IIT, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा NIT, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और भी मैं इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ 3 आइटम्स ऐड करूंगा। मान लीजिए मैं अपनी इस लिस्ट का पहला आइटम एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलेजेस 0 और कॉलेजेस 0 मेरा पहला आइटम जो कि IIT है उसको इंडिकेट करेगा। इसको मैं अपने कंसोल में अगर देखना चाहता हूँ तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी और मुझे इसको खोलकर और यहाँ पर बंद करना पड़ेगा। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप लोग देखिए मुझे IIT दे रहा है क्योंकि कॉलेज की 0th इंडेक्स पर, यानी कि पहला एलिमेंट जो कॉलेज का है वो IIT है।
यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें हमारी इंडेक्स 1 से भी स्टार्ट होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को प्रोग्रामिंग में इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होती हुई मिलेगी। तो IIT हमारा 0th एलिमेंट है, NIT हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हमारा सेकेंड एलिमेंट है। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो हमारी लिस्ट को हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं अपने कॉलेज ऑफ इंजीनियर का नाम COE करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कॉलेजेस 2 इज इक्वल टू COE, और मेरा जो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था यानी कि इस लिस्ट का तीसरा एलिमेंट था वो चेंज होकर COE हो गया है। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं इस लाइन के बाद अपना थर्ड एलिमेंट फिर से प्रिंट करूंगा। आप लोग देखिए, ऐसे मैं इसको रन करूंगा तो पहले जो प्रिंट हुआ था वो हुआ था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, क्योंकि जो कॉलेज का तीसरा एलिमेंट था वो था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने इस लाइन की सहायता से अपने कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को चेंज कर दिया, यानी कि सेकेंड वाला जो एलिमेंट था उसकी वैल्यू में मैंने COE रख दिया, और उसके बाद मैंने जब उस वैल्यू को प्रिंट कराया तो मेरे पास COE आया। इसी के साथ साथ अगर मैं फिर से अपनी लिस्ट को प्रिंट करूं तो आप लोग देखिए कि जो मेरा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था वो COE से रिप्लेस हो चुका है। तो IIT NIT COE अब हमारी लिस्ट बन चुकी है। तो हम अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और किसी भी तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी बड़ी लिस्ट के एक टुकड़े को लेना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूँ प्रिंट कॉलेजेस ऑफ 1 2 3। ऐसा करने पर मेरे पास लिस्ट की फर्स्ट इंडेक्स आएगी, सेकंड इंडेक्स आएगी और थर्ड इंडेक्स नहीं आएगी। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि मैं 0th इंडेक्स को स्किप कर रहा हूँ। मैं इसको आप लोग को रन करके दिखाता हूँ। देखिए NIT और COE हमारे पास यहाँ पर आ गया है, जो कि इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 पे था। इंडेक्स नंबर 0 हमारी IIT थी, जो कि इसने स्किप कर दी है। तो ये थी हमारी बेसिक लिस्ट, और हम लोग कैसे लिस्ट के एलिमेंट चेंज करते हैं वो हम लोगों ने अभी देखा। अब मैं आप लोग को एक दूसरी लिस्ट बना के दिखाता हूँ। उसका नाम मैं रखूंगा लिस्ट 2, और उसमें मैं कुछ आइटम्स ऐड करूंगा जैसे कि टेबल, चेयर, फैन, क्लोथ्स और बॉटल। मान लीजिए कि मैंने इस लिस्ट को बनाया और मैं इस लिस्ट में एक और आइटम जो कि था माइक्रोफोन वो ऐड करना भूल गया। तो मैं लिख सकता हूँ list2.append, और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ माइक्रोफोन, और इसके बाद जब मैं अपनी लिस्ट 2 को प्रिंट करूंगा तो आप लोग देखिए माइक्रोफोन उसमें ऐड हो जाएगा। मैं इस प्रोग्राम को रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए इसमें माइक्रोफोन ऐड हो गया है। पहले इसका लास्ट एलिमेंट बॉटल था, लेकिन अब इसका लास्ट एलिमेंट माइक्रोफोन बन गया है। तो हम लोग किसी भी लिस्ट में append फंक्शन का यूज करके एक एलिमेंट और ऐड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे माइक्रोफोन को कहीं बीच में फिट करना होता तो मैं append की जगह यूज करता इंसर्ट फंक्शन। आप लोग की रेफरेंस के लिए मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ कि मुझे ये सारा कोड आप लोग को देना है। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज मुझे बताइए। नीचे लिंक्स में मेरे बहुत सारे सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स हैं, वहां पर मुझे कॉन्टेक्ट करके बताइए और मैं आप लोग को तुरंत ही कोड दे दूंगा। मान लीजिए मैं अपने माइक्रोफोन को फैन के बाद फिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा list2.insert। अगर मैं इसको फैन के बाद इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा माइक्रोफोन। इसका मतलब ये है कि अब माइक्रोफोन इंडेक्स नंबर 3 पे आएगा, जहां पर इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो माइक्रोफोन 0 1 2 3 पर आ जाएगा, यानी कि फैन के बाद आ जाएगा। मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग देखिए माइक्रोफोन यहाँ पर मेरे फैन के बाद आ गया है। तो इस तरह हम लोग इंसर्ट फंक्शन को यूज करते हैं। अगर मान लीजिए अब मुझे लगता है कि माइक्रोफोन मुझे हटाना है अपनी लिस्ट से, तो मैं रिमूव फंक्शन का यूज करूंगा। मैं लिखूंगा list2.remove और लिख दूंगा माइक्रोफोन। और जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा मैं उसके बाद चेक करूंगा अपनी लिस्ट को प्रिंट करके, और आप लोग देखिए जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो माइक्रोफोन मेरी लिस्ट से जा चुका है। अगर मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने होते तो हम लोग प्लस यूज करके लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूं प्रिंट list2 और उसके बाद मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ एक और लिस्ट जिसमें एलिमेंट्स हैं पिलो, ट्यूबलाइट और बेड। तो मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए कि इसका आउटपुट एक लिस्ट है जिसमें मेरी पहली वाली लिस्ट के बाद ये 3 एलिमेंट और ऐड हो गए। तो इस तरह हम लोग प्लस साइन का यूज करके लिस्ट को ऐड भी कर सकते हैं। किसी भी लिस्ट में हम लोग लेंथ, मैक्स और मिन फंक्शन का यूज करके उसकी लेंथ, उसमें अल्फाबेटिकली मैक्सिमम एलिमेंट और अल्फाबेटिकली मिनिमम एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखूं प्रिंट len ऑफ list2 और अब मैं इसको रन करूं तो देखिए मेरे पास एक नंबर आया जो कि 5 है। ऐसा इसलिए आया क्योंकि मेरी जो list2 थी उसमें 5 एलिमेंट थे। कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर list2 को प्रिंट कर देता हूँ और अब इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। आप लोग देखिए यहाँ पर 5 एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर 5 प्रिंट हुआ। अगर मैं इस लेंथ को मैक्स बना दूं, यानी कि मैं एक नई लाइन में एक और लाइन लिखूं जिसमें कि मैं लिख दूं मैक्स ऑफ list2, तो मुझे टेबल मिल जाएगा कि अल्फाबेटिकली टेबल बाद में आएगा डिक्शनरी में।
बाकी किसी भी और एलिमेंट के मुकाबले। अगर मैं इस मैक्स की जगह मिन एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ, यानी कि मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करना चाहूँ और इस प्रोग्राम को रन करूं, तो आप लोग देखिए मुझे यहाँ पर बॉटल मिल रहा है, क्योंकि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल होता है। ए से यहाँ पर कुछ है नहीं, इसलिए बी से ये दिखा रहा है, यानी कि अगर हम लोग इस लिस्ट के एलिमेंट्स को डिक्शनरी में डालेंगे तो बॉटल सबसे पहले आएगा। तो ये था हमारे पास लेंथ, मैक्स और मिन। अब हम लोग बात करेंगे ट्यूपल्स की। मैं यहाँ पर नया पाइथन प्रोग्राम बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रख दूंगा main4 और मैं हेडिंग के तौर पर एक कमेंट लिखूंगा ट्यूपल्स। मैं यहाँ पर कंट्रोल और माउस व्हील की मदद से थोड़ा स्क्रॉल करके इसको बड़ा कर लूंगा। जब भी हम कोई लिस्ट बनाते हैं तो हम लोग लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर पाते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी लिस्ट का एलिमेंट चेंज ना हो तो हम लिस्ट की जगह ट्यूपल्स बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर ट्यूप1 इक्वल्स टू और पैरेंथेसिस यूज करूँ और लिखूँ 1 2 3 या फिर 1 2 4 और मैं इसके बाद प्रिंट करूं ट्यूब1 का 0th एलिमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास ट्यूब1 का 0th एलिमेंट जो कि 1 है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ट्यूब1 0 इक्वल्स टू कोई और नंबर लिखूं, यानी कि मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं, तो मुझे एक एरर मिलेगा, ये बोलेगा कि ट्यूपल को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोग किसी भी रीजन से ट्यूपल को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर लिस्ट को चेंज करके वापस उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा जनरली किया नहीं जाता है, क्योंकि ट्यूपल को हम बनाते ही इसीलिए हैं क्योंकि हम उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ट्यूपल को लिस्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, list1 इक्वल्स टू लिस्ट और ट्यूब1 लिखूंगा तो मेरी लिस्ट में टाइपकास्ट हो जाएगा ट्यूपल और list1 एक लिस्ट होगी। मैं आप लोग को list1 को प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट list1। अब मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए कि मेरी ये लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब मैं इस लिस्ट को कहीं भी चेंज कर सकता हूँ। बाकी के लेन, मैक्स और मिन ट्यूपल्स के लिए भी सेम है, जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट में यहाँ पर देखे थे, तो मैं उनको वापस से डिस्कस नहीं करूंगा। आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए, कोई भी एक ट्यूपल बना के लेंथ, मैक्स और मिन उनकी देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। और हम लोग अब बात करेंगे डिक्शनरीज की। तो मैं वापस से यहाँ पर एक और पाइथन प्रोग्राम बनाऊंगा, अपने प्रोजेक्ट के नाम पे राइट क्लिक करूंगा, फिर न्यू में जाऊंगा, फिर पाइथन फाइल में जाऊंगा, उसके बाद main5 लिख दूंगा। हेडिंग के तौर पर मैं एक कमेंट लिखूंगा जो कि होगा डिक्शनरीज, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिक्शनरीज के बारे में बात करेंगे। डिक्शनरीज बेसिकली हमको की वैल्यू पेयर रिप्रेजेंट करने में मदद करती हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी भी एक डेटा टाइप में बहुत सारे लोगों की एज उनके नाम के साथ स्टोर करनी है, तो मैं एक डिक्शनरी बना सकता हूँ। मैं उसका नाम रख सकता हूँ नेम्स और मैं लिखूंगा इज इक्वल टू। पाइथन में इस तरह की डिक्शनरी बनाने का एक सिंटैक्स है जो कि है, आप लोग एक कर्ली ब्रेसेस यूज कीजिए। उसके बाद आप लोग नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ हैरी, उसके बाद मैं एज लिख रहा हूँ 22, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं लिखूंगा दूसरा नाम, मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ शुभम और मैं एज लिख देता हूँ 41। उसके बाद मैं अगर इसमें और नाम एसोसिएट करना चाहूँगा तो मैं कॉमा लगा के लिखूंगा ज्योति, उसके बाद मैं एज लिख दूंगा 19, उसके बाद मैं एक और कॉमा लगाऊंगा और लिख दूंगा रामदेव, एज मैं लिख दूंगा 82। और अगर आप लोग चाहें तो इसमें और भी नाम ऐड कर सकते हैं। इस डिक्शनरी से अगर मैं किसी की भी एज प्राप्त करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा प्रिंट और फिर लिखूंगा नेम्स और उसके बाद मैं उसका नाम लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मैं रामदेव की एज प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं रामदेव लिख के राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर 82 आ गया है, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में रामदेव की एज 82 थी। अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नेम्स रामदेव इज इक्वल टू 55 कर दूंगा और वापस से जब मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट करूंगा तो मुझे रामदेव की एज 55 मिलेगी। जैसे आप लोग देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, पहले जो रामदेव की एज थी वो थी 82। अब जैसे ही मैंने इसकी लाइन नंबर 9 में एज चेंज कर दी है तो ये 55 हो गई है। तो इस तरह हम लोग वैल्यूज को अपडेट कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर हम लोग भूल गए कि हमारी डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज थी, या फिर अगर हम लोग अपनी किसी भी डिक्शनरी की कीज को देखना चाहते हैं तो हम लोग लिखेंगे प्रिंट नेम्स डॉट कीज। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर इसमें जितनी भी कीज थी वो आ गई हैं, हैरी, शुभम, ज्योति, रामदेव। इसी तरह अगर मैं वैल्यूज देखना चाहता हूँ तो मैं कीज की जगह कर दूंगा वैल्यूज। मैं एक नई लाइन में इसको लिख देता हूँ और कीज की जगह लिख देता हूँ वैल्यूज। जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर वैल्यूज आ गई हैं 22, 41, 19 और 55। तो हम लोग कीज और वैल्यूज को अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली हम लोग डॉट कीज और डॉट वैल्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग अब बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, इसका नाम मैं रखूंगा main6 और मैं एक कॉमेंट लिखूंगा, इसमें मैं लिखूंगा इफ एल्स
स्टेटमेंट्स। अपने प्रोग्राम में लॉजिक डालने के लिए हम लोग को इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है और इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से ही पाइथन प्रोग्राम में लॉजिक आता है। मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हम लोग को एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि हमको मार्क्स से ग्रेड बताएगा, यानी कि अगर मार्क्स है 90 से ज्यादा तो वो ए ग्रेड दे देगा, अगर 80 और 90 के बीच में तो बी ग्रेड दे देगा, अगर 70 80 के बीच में तो सी ग्रेड दे देगा एंड सो ऑन। ऐसा करने के लिए मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट लूंगा। यूजर से इनपुट लेने के लिए पाइथन में आप लोग को सिंपली एक वेरिएबल बनाना है और उसके बाद आप लोग को लिखना है इनपुट। और जैसे आप लोग ऐसा करते हैं आप लोग को पाइथन एक प्रॉम्प्ट करेगा, यानी कि आप लोग से पूछेगा कि इनपुट क्या होगा और उसके बाद आप लोग का नंबर वेरिएबल में इनपुट स्टोर हो जाएगा। मैं आप लोग को इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मैं प्रिंट करूंगा अपने नंबर को और इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा तो आप लोग देखिए मुझसे पूछ रहा है कि मैं कोई नंबर डालूं, इसलिए मैंने 3 डाला। मैं एंटर मारूंगा और देखिए इसने 3 को प्रिंट कर दिया। लेकिन इस केस के साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये जो इनपुट होता है वो स्ट्रिंग में एक्सेप्ट करता है इनपुट को। तो अगर मैं अपने नंबर को एक इंटीजर बनाना चाहता हूं तो मुझे इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा इंट इनपुट। 3 एज अ नंबर और 3 एज अ स्ट्रिंग दो अलग अलग बातें हो जाती हैं, इसलिए हमको इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करने की जरूरत पड़ी। अगर आप लोग को ये स्टेप समझ में नहीं आई तो आप लोग सिंपली इसको इनपुट लिख लीजिए और इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप लोग एक नंबर इनपुट लेना चाहते हैं तो आप लोग को इंट इनपुट लिखना पड़ता है और अगर आप लोग स्ट्रिंग इनपुट लेना चाहते हैं तो आप लोग को सिर्फ इनपुट लिखना पड़ता है। मैं ये प्रिंट नंबर के नीचे अभी लिखूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 90 और उसके बाद मैं एक कोलन लगाऊंगा। जैसे ही मैं कोलन लगाने के बाद एंटर मारूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली पाइथन ने कुछ स्पेसेस ऐड कर दिए हैं, इसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। आप लोग इसको सिंपली इस तरह लिखिए और एक एंटर मारिए। जैसे आप लोग एंटर मारेंगे आप लोग कुछ स्पेसेस आगे आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग लिखिए कि अगर नंबर ग्रेटर देन 90 हो तो क्या होना चाहिए, तो आप लोग लिखिए ग्रेड इज इक्वल टू ए, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद अगर आप लोग एक और कंडीशन चेक करवाना चाहते हैं तो आप लोग लिखिए एलिफ, यानी कि अगर नंबर ग्रेटर देन 90 ना हो और नंबर ग्रेटर देन 80 हो तो क्या होना चाहिए। आप लोग सिंटेक्स पर ध्यान दीजिए, मैं किस तरह कोलन लगा रहा हूँ। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा देखिए इसने कुछ स्पेसेस मुझे आगे बढ़ा दिया है। तब मैं लिखूंगा ग्रेड इज इक्वल टू बी। उसके बाद मैं अगर लिखूँ एल्स, यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो ग्रेड इज इक्वल टू डोंट नो। ये बहुत अजीब सा प्रोग्राम मैंने बनाया, छोटा बनाया, मैं सारी ग्रेड्स कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। आप लोग एक अच्छा प्रोग्राम बनाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में वो प्रोग्राम दिखाइए जिसमें ए से लेके एफ तक सारी ग्रेड्स हों। लेकिन मेरे पास टाइम का कंस्टेंट है इसलिए मैं सारे ग्रेड्स नहीं ले रहा हूँ। मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और रन करने से पहले मैं ग्रेड को प्रिंट करूंगा। आप लोग ध्यान रखिए कि जो स्पेसेस कुछ ऑटोमेटिकली ऐड हुई इनसे बाहर आ जाइए, क्योंकि अगर आप लोग अंदर रहेंगे तो आप लोग एल्स के अंदर आएंगे। अगर आप लोग बाहर आ जाएंगे बिल्कुल, यानी कि स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो आप प्रोग्राम के मेन हिस्से पर आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर लिखिए प्रिंट, उसके बाद आप लोग लिखिए द ग्रेड इज और ग्रेड। अब आप लोग देखिए, इससे पहले मैं इसको और अच्छा बनाने के लिए लिख देता हूँ एंटर योर मार्क्स। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा एंटर योर मार्क्स और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा ये देखिए कह रहा है एंटर योर मार्क्स। मान लीजिए मेरे मार्क्स हैं 23 तो ये कहेगा द ग्रेड इज डोंट नो, यानी कि इसको नहीं पता, क्योंकि मैंने चेक करा है सिर्फ 80 से ज़्यादा और 90 से ज़्यादा। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पे 91 डाल के देता हूँ। इस प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं और हम लोग लिखेंगे 91 और ये कह रहा है द ग्रेड इज ए। इसी प्रोग्राम को अगर मैं रन करके अपने मार्क्स डालूँ 81 तो ये बोलेगा द ग्रेड इज बी। तो आप लोग इस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। इफ एल्स की मदद से आप लोग इस तरह के प्रोग्राम बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 102 लिखूं मार्क्स अपने, तो आप लोग देखिए कह रहा है यहाँ पर द ग्रेड इज ए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि 90 से ज़्यादा और 100 से कम हो तभी ए दिखाए और उसके बाद डोंट नो दिखाए। तो मैं यहाँ पर एंड यूज़ कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन 90 एंड नंबर इज लेस देन 100। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ प्रोग्राम को। आप लोग देखिए जैसे मैं इसको रन करूँगा मैं लिखूंगा 102 तो ये कह रहा है द ग्रेड इज बी। ये ग्रेड को बी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसने पहले इस स्टेटमेंट को चेक किया, उसके बाद ये यहाँ पर आ गया और जैसे ही यहाँ पर आया ये कंडीशन ट्रू हो गई और उसके बाद ग्रेड इक्वल्स टू बी हो गई। तो मुझे यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा एंड नंबर इज लेस देन 100, तब अब ये मुझे डोंट नो दिखाएगा। जैसे कि आप लोग देखिए अगर मैं अब 102 डालूंगा तो ये देखिए दिखाएगा मुझे द ग्रेड इज डोंट नो। इसलिए आप एंड भी यूज़ कर सकते हैं और एंड के साथ साथ आप और भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह एंड दोनों कंडीशंस को ट्रू होने पर ही इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और उन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो एग्जीक्यूट करता है। जैसे कि मैं बोलूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 90 और नंबर इज लेस देन 100 तो इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए और आप लोग को ये और क्लियर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक और नई पाइथन फाइल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा main7 और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा लूप्स। मैं एक कमेंट लिखूंगा, उसमें लिखूंगा लूप्स। अगर हम लोगों को कोई भी कोड स्निपेट पाइथन में बहुत सारी बार एग्जीक्यूट करना है तो हम लोग उसको बार बार कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं और सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग बिलियन यूजर्स के साथ डील करते हैं, या फिर हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करते हैं, बिग डेटा के साथ डील करते हैं। तो हम लोगों के लिए पाइथन कोड को कॉपी पेस्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। ऐसे केसेस में हम लोग लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ, लूप्स पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को फॉर लिखूंगा और मैं इसके बाद आप लोगों को सिंटैक्स दिखाऊंगा। फॉर लूप लिखने के लिए हम लोग को लिखना होता है फॉर आई इन रेंज 0 to 10। इसका मतलब है आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक जाएगी। 10 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद जिस तरह हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट में कोलन लगा के एंटर मारा था, हम लोग वैसा ही करेंगे और हम लोग कुछ स्पेसेस आगे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग फॉर लूप के अंदर आ चुके हैं और हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट आई। अब मैं ऐसे इस प्रोग्राम को रन करूंगा। आप लोग देखिए 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो गए नंबर्स मेरे। सबसे पहले आई की वैल्यू थी 0, प्रिंट हुआ आई, ये वापस से चला, फिर आई की वैल्यू हो गई 1, फिर आई की वैल्यू हो गई 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे ही 9 तक गई और उसके बाद ये लूप से बाहर आ गया। मान लीजिए मैं यूजर से ही पूछना चाहता हूँ कि आप लूप कितनी बार चलाना चाहते हैं, तो मैं लिखूंगा प्रिंट हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू एग्जीक्यूट। उसके बाद मैं लिखूंगा no इज इक्वल टू इंट इनपुट। मैंने यहाँ पर इनपुट इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर नंबर को एज एन इंटीजर लेना चाहता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा no। तो जो भी मैं no की वैल्यू लूंगा उतनी बार मेरा फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा, ये मुझसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट टू एग्जीक्यूट। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 13 तो ये 0 से लेकर 12 तक इसको रन कर देगा। अब इसी में अगर मैं कोई बड़ा नंबर डाल दूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल दूँ 13333, तो ये चलता रहेगा। देखिए पागलों की तरह मैंने इसमें इतना बड़ा नंबर डाल दिया और इसको प्रिंट करना पड़ा, लेकिन क्योंकि एक मशीन है इसने मुझे जल्दी से प्रिंट करके दे दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को लूप समझ में आए होंगे। हम लोग फॉर लूप्स का एक और रूप देख लेते हैं और वो रूप है लिस्ट वाला रूप। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ फॉर आई इन लिस्ट 1 और मैं लिस्ट 1 बनाऊँ, लिस्ट 1 इक्वल्स टू आइटम 1, आइटम 2 और आइटम 3। फिर मैं बोलूँ फॉर आई इन लिस्ट 1, या फिर आई नहीं आइटम कर देते हैं इसको, फॉर आइटम इन लिस्ट 1 और उसके बाद मैं प्रिंट करूँ आइटम, तो सारे लिस्ट के आइटम्स प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन जैसे ही करूँगा तो ये मुझसे पूछ रहा है मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट। मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो गया और ये वाला जो मेरा फॉर लूप था वो उसके बाद एग्जीक्यूट हो गया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। यानी कि इसने लिस्ट के सारे आइटम्स को आइटरेट किया और मुझे एक एक करके सारे आइटम्स को प्रिंट करके दे दिया। हम लोग लूप के अंदर लूप भी चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई लिस्ट के अंदर लिस्ट है और मैं चाहता हूं कि उस लिस्ट के अंदर की लिस्ट के सारे आइटम प्रिंट हो जाएं, तो मैं फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप भी डाल सकता हूं। इस केस में ये होगा फॉर आइटम इन लिस्ट 1 फॉर आई इन आइटम और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ आई को। लेकिन यहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट नहीं है तो मुझे एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं इसी लिस्ट को चेंज करता हूँ और इस लिस्ट के अंदर एक छोटी सी लिस्ट डालता हूँ। इसमें मैं नंबर रखूँगा 1 2 3। इसका मैं दूसरा आइटम ले लूँगा एक लिस्ट जिसमें मैं लिखूँगा 4 5 6। इसके बाद मैं इसका तीसरा आइटम लिखूंगा 7 8 9। अब मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रिंट हो जाएगा। आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से प्रिंट हो गया क्योंकि पहले इसने ये सारे आइटम्स प्रिंट किए, उसके बाद ये इस वाले लूप से बाहर आ गया, फिर उसने इस के सारे आइटम्स प्रिंट किए, उसके बाद इसने इसके सारे आइटम्स प्रिंट किए। अगर आप लोग को ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वापस से आइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार भी देख सकते हैं। जहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पार्ट से आप लोग इसको 2-3 बार देख सकते हैं और आप लोग को श्योरली समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग मेरे साथ साथ प्रोग्राम लिखिए। आप लोग एक टैब में ये वीडियो खोलिए और एक टैब में अपनी पाइचाम IDE खोलिए और मेरे साथ साथ आप लोग कोड लिखिए। कोड सारा मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप लोग को टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में जब आप अपने प्रोग्राम्स लिखेंगे तो आप लोग प्लीज़ टाइप करके लिखिए। आप लोग अपने प्रोग्राम्स जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए मैं नई फाइल बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा main8 और उस main8 में मैं हेडिंग डालूंगा वाइल लूप्स। अब बात करते हैं वाइल लूप्स की कि वाइल लूप क्या होते हैं। फॉर लूप में हमको पता होता है कि पहले से हम कितनी बार अपने लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, चाहे वो लिस्ट के आइटम्स हों चाहे वो कुछ नंबर्स हों, तो हम रेंज का यूज़ करते हैं। लेकिन वाइल लूप में हम लोग किसी एक कंडीशन पर रिलाई करते हैं और वो कंडीशन जब तक ट्रू होती है तब तक हम लोग लूप को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा एंटर अ नंबर, प्रिंट एंटर अ नंबर
और मैं आप लोग के हाथ में दे दूंगा कि आप लोग कौन सा नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। मैं लिखूंगा नंबर इज इक्वल टू इनपुट और इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लूँगा क्योंकि मैं नंबर को एज एन इंटीजर चाहता हूँ। अब मैं एक वाइल लूप बनाऊंगा। मैं लिखूंगा वाइल नंबर इज ग्रेटर देन 4। तो जब तक नंबर 4 से ग्रेटर रहेगा तो ये प्रिंट करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 4। और उसके बाद वापस से मैं नंबर की वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट। ये प्रोग्राम इस वाइल लूप को तब तक चलाता रहेगा जब तक कि नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है। मैं आप लोग को इसको रन करके दिखाता हूँ। इसे आप लोग देखिए कह रहे हैं एंटर अ नंबर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 एंटर किया तो ये खत्म हो गया क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं था। मैं इसको फिर से रन करता हूँ और आप लोग को नंबर ग्रेटर देन 4 प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसको डालता जाऊंगा नंबर ग्रेटर देन 4 तो ये बोलता है नंबर इज ग्रेटर देन 4, नंबर इज ग्रेटर देन 4। और जैसे ही मैं कोई छोटा नंबर डाल दूंगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। देखिए लिख कर आ गया प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। तो ये था हमारे वाइल लूप्स का काम। वाइल लूप और फॉर लूप लगभग सेम ही होते हैं लेकिन उनको यूज करने का तरीका अलग अलग है, सिंटैक्स अलग है। एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करें तो लगभग वो सेम ही हार्डवेयर लेवल कोड पर ट्रांसलेट होते हैं। तो हम लोग को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि फॉर लूप वाइल से अच्छा है या फिर वाइल फॉल से अच्छा है। जिस लूप को इस्तेमाल करने में आपको सुविधा हो अपने प्रोग्राम में आप लोग उस लूप को इस्तेमाल कीजिए, चाहे फिर वो वाइल लूप हो या फिर फॉर लूप हो। अब मैं आप लोग को इसी में ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। मान लीजिए आप लोग चाहते हैं कि जैसे ही कोई 9 नंबर एंटर करे तो ये वाइल लूप खत्म हो जाए, यानी कि नंबर ग्रेटर देन 4 हो। उसके बाद भी आप लोग लूप को खत्म करना चाहते हैं अगर नंबर 9 हो तो आप लोग यहाँ पर एक कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ नंबर इक्वल्स टू 9 तो ब्रेक, यानी कि अगर 9 नंबर कभी एंटर कर दिया गलती से यूज़र ने तो लूप से एग्जिट कर जाएगा। तो अब देखिए मैं इसको रन करूंगा और आप लोग देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर नंबर ग्रेटर देन 4 डालूंगा तो मेरा लूप चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर 9 डाल दूंगा तो मेरा लूप एग्जिट हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि अगर नंबर मेरा 9 हो तो आप लोग एग्जिट कर जाए। अब मान लीजिए कि मैं अगर चाहता हूं कि मेरा लूप वहीं पर रुक के दूसरी आइटरेशन को कंटिन्यू करे तो मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करूंगा। इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन डालूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट लूप एंडेड। अब मैं आप लोग को इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर नंबर डालूंगा 8, 7 या कुछ भी तो ये मुझे बताता जाएगा लूप एंडेड लूप एंडेड लूप एंडेड। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये लूप एंडेड प्रिंट ना हो तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर लिख दूंगा इफ नंबर इक्वल्स टू 8 देन कंटिन्यू, यानी कि अगर नंबर इक्वल्स टू 8 हो जाए तो यहीं पर रुककर नीचे वाली सारी लाइंस को भूलकर दूसरी वाइल लूप की इटरेशन को एग्जीक्यूट करो, यानी कि सारा कोड भूल जाओ नीचे का और वापस से वाइल में नंबर को चेक करो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। प्रोग्राम को रन करते हैं और नंबर डालते हैं। मान लीजिए मैंने 7 एंटर किया, फिर 6 एंटर किया, फिर से 7 एंटर किया, लूप एंडेड लिख के आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 8 एंटर करूंगा देखिए यहाँ पर लूप एंडेड लिख कर नहीं आया। मैं 8 डालता जाऊंगा, देखिए लूप एंडेड लिख कर नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंटिन्यू हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 9 प्रेस कर दूं तो देखिए ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि वाइल लूप खत्म हो जाएगा। तो कंटिन्यू हमारा वाइल लूप को खत्म नहीं करता है लेकिन वाइल लूप की दूसरी आइटरेशन को चालू कर देता है। लेकिन जो ब्रेक होता है वो हमारे वाइल लूप को एग्जिट कर देता है, यानी कि वाइल लूप को तोड़कर बाहर आ जाता है वाइल लूप से जब भी वो एग्जीक्यूट होता है। इस केस में अगर हमारा नंबर 9 के बराबर है तो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं और नंबर 8 के बराबर है तो हम सारा नीचे का कोड भूलकर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये था ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब मैं वापस से एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा। यहाँ पर उसका नाम मैं रखूंगा मेन 9 और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा फंक्शंस के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हैश, उसके बाद मैं लिखूंगा फंक्शंस। लाइन नंबर 1 मेरी कमेंट है अगर आप लोग को याद हो तो। मान लीजिए मुझे एक फंक्शन बनाना है और मुझे नंबर को एवरेज करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने पाइथन प्रोग्राम में बहुत बार, तो मैं एक फंक्शन बना लूँगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा DEF और लिखूंगा एवरेज और उसके बाद मैं लिख दूंगा num1 num2 और उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा, एंटर मारूंगा और मैं लिख दूंगा रिटर्न num1 प्लस num2 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूं और मुझे बार बार ये कोड लिखने की जरूरत नहीं है कि num1 प्लस num2 अपॉन 2 एवरेज होता है। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एवरेज 2,3 और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप लोग देखिए यहाँ पर 2.5 आ जाएगा जो कि 2 और 3 का एवरेज है। तो मुझे बार बार इसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बार बार num1 प्लस num2 अपॉन 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसको प्यार से नाम दे दिया है एवरेज। अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा कोड हो जो कि मैं बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहूँ तो मैं उसका एक फंक्शन बना लूँगा, उसका फंक्शन बनाकर मैं रख लूँगा और उसके बाद मैं उसको अपने प्रोग्राम में उसके नाम से यूज़ करता रहूँगा। num1 और num2 को पैरामीटर्स बोलते हैं जो कि हमने इस फंक्शन को पास किए और जैसे ही ये मैंने
फंक्शन को पास किए, इसने एक वैल्यू रिटर्न की, यानी कि ये वैल्यू वापस आएगी मेरे यहाँ पर प्रोग्राम में। और अब उस प्रोग्राम के लिए एवरेज 2 3 की वैल्यू वो होगी जो कि इस फंक्शन ने दी है। इस केस में num1 प्लस num2/2 दी है, तो इसकी वैल्यू 2.5 हुई जो कि वापस आई। रिटर्न मतलब वापस आना, तो ये 2 3 वैल्यू गई यानी कि पास हुई। इस फंक्शन ने इस 2 3 वैल्यू के साथ कुछ किया, इस केस में num1 प्लस num2/2 किया। उसके बाद इसने एक वैल्यू वापस भेजी, यानी कि एक वैल्यू रिटर्न की जो कि इस केस में 2.5 थी, और उसके बाद मेरे प्रिंट स्टेटमेंट ने वो 2.5 प्रिंट कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को फंक्शन समझ में आया होगा। इसी तरह हम लोग बड़े बड़े फंक्शंस भी लिख सकते हैं, जैसे कि फंक्शन टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फंक्शन टू कैलकुलेट सम ऑफ सम नंबर्स, फंक्शन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, फंक्शन टू कैलकुलेट नंबर ऑफ व्हाइट स्पेसेस इन अ टेक्स्ट एंड सो ऑन। अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं और मैं एक नया प्रोग्राम बनाऊंगा, करूंगा राइट क्लिक अपने हेलो वर्ल्ड पे, न्यू पाइथन फाइल में जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा main10.py। इसके बाद मैं एज यूजुअल एक कमेंट यहाँ पर ऐड करूंगा और वहाँ पर लिखूंगा स्ट्रिंग, और मैं अब आप लोगों को कुछ स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, नाम रखते हैं उसका string1 और उसमें लिख देते हैं दिस इज मी। अब अगर मान लीजिए मैं स्ट्रिंग के कुछ कैरेक्टर लेना चाहूँ, यानी कि मैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट string1 और 0 to 2। इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है आउटपुट में से। कि आप लोगों ने देखा कि 2 कैरेक्टर्स मेरे आ रहे हैं, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करके और इंडेक्स नंबर 1 तक। तो इसको आप लोग को जैसे समझ लीजिए कि जिस इंडेक्स से स्टार्ट करना है वो इंडेक्स आप लोग को पहले लिखना है, और उसके बाद जो भी आप लिखेंगे उससे एक कम इंडेक्स तक आप लोग को कैरेक्टर्स मिलेंगे। अगर मैं इसकी वजह लिखूँ यहाँ पर प्रिंट string1 -2 और कोलन, और मैं इसको अगर यहाँ पे रन करूँ तो आप लोग देखिए यहाँ पे मिला मी। इसका मतलब कि उल्टे से गिनती करके आप लोग को यहाँ से 2 कैरेक्टर मिलते हैं। इसी तरह अगर मैं -2 को बाद में लिखूँ, यानी कि मैं लिखूँ यहाँ पर प्रिंट string1 कोलन -2, और अब मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूं तो आप लोग देखिए यहाँ पर मुझे मिल गया है दिस इज, यानी कि आखिरी के 2 कैरेक्टर हटाकर आपको यहाँ पर सारा कुछ मिल जाता है। आपको दिस इज स्पेस मिला है, इनफैक्ट यहाँ पर सिर्फ आखिरी के 2 कैरेक्टर नहीं मिले हैं, बाकी सारा कुछ मिला है। इस तरह की चीज़ें अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कभी कभी अलग अलग बिहेवियर दिखाती हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप लोग इसको खुद से टेस्ट करें, अपने सैम्पल प्रोग्राम्स बनाकर देख लें और जो भी आउटपुट आता है उसको देख कर सीखें। अब अगर मान लीजिए मुझे अपनी स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज करके प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट string1 डॉट कैपिटलाइज, और मैं जैसे ही इसको रन करूंगा आप लोग देखिए मुझे पहला कैरेक्टर कैपिटलाइज होके मिल गया है। तो कभी भी आप किसी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज करना चाहें तो आप लोग डॉट कैपिटलाइज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग बहुत बड़ी होती है और मुझे उसमें से कोई वर्ड या फिर कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स मुझे उसमें से फाइंड आउट करने होते, तो मैं यहाँ पर लिखता प्रिंट string1 डॉट फाइंड, और उसके बाद जो भी मैं फाइंड करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं दिस फाइंड करना चाहता हूँ, और मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप लोग देखिए मुझे 0 मिल गया, यानी कि दिस 0 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर मान लीजिए मैं दिस डी लिखूंगा, यानी कि जो इसमें है ही नहीं, तो मुझे -1 मिलेगा। -1 का मतलब कि इसमें ये कैरेक्टर नहीं है। अगर मैं कुछ और इसमें डाल दूं तब भी आप लोग देखिए मैं इसको रन करूंगा तो मुझे -1 मिलेगा। -1 इस बात का इंडिकेशन है कि ये कैरेक्टर या फिर ये लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जो है THIS TS FD FD ये इस स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है। अगर ये स्ट्रिंग में मौजूद होते तो मुझे इंडेक्स मिल जाती जहाँ से ये सारे कैरेक्टर स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मुझे कुछ कॉन्सिक्यूटिव कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हो अपनी स्ट्रिंग में तो मैं लिख दूंगा सिंपली यहाँ पर प्रिंट string1 डॉट रिप्लेस। मान लीजिए मुझे रिप्लेस करना है इस को और मुझे लगाना है यहाँ पे R, तो मैं इस तरह लिख दूंगा और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा आप लोग देखिए दिस इज मी की जगह देयर आर मी हो गया। THAR इसलिए हुआ क्योंकि जितने भी इज थे यहाँ पर उसने इसको आर कर दिया। एक इज हमारा यहाँ पर था, एक इज हमारे यहाँ पर था, तो हमने सोचा था कि ये इज को आर कर देगा लेकिन इसने इस वाले इज को भी आर कर दिया। तो कभी भी आप लोग ये रिप्लेस फंक्शन यूज करते हैं तो एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है कि जितने भी इंस्टेंसेस होंगे इसके वो रिप्लेस हो जाएंगे, तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान से यूज़ करना है ताकि आप लोग जो चाहते हैं उससे कुछ अलग ना कर बैठे आपका प्रोग्राम। डिस्कशन को और फर्दर आगे बढ़ा के मैं एक नया पाइथन प्रोग्राम बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा main11 और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल IO। मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइल IO। अब मैं नीचे आप लोग को बताऊंगा कि फाइल्स के साथ हम कैसे वर्क करते हैं पाइथन के अंदर। अगर मैं अपने हेलो वर्ल्ड में राइट क्लिक करूँ और फिर शो इन एक्सप्लोरर में क्लिक करूँ तो वो फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पर ये प्रोग्राम्स बने हुए हैं सारे। मैं इस हेलो वर्ल्ड को खोलूंगा और देखिए सारे प्रोग्राम्स मैंने बनाए हुए हैं अपने फोल्डर में। अब अगर मैं इस फोल्डर में कोई भी एक फाइल बनाता हूँ और कोई भी फाइल बनाने के बाद मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ या फिर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है मैं उसको बनाना चाहता हूँ, तो आइए हमारे पाइथन प्रोग्राम में आते हैं और थोड़ा सा कोड लिखते हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पर file1 इज इक्वल टू ओपन
और उसके बाद मैं लिखूंगा harry.txt, यानी कि harry.txt को ओपन करो WB मोड में। WB मतलब राइट मोड, आप लोग को ये सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। harry.txt को ये राइट मोड में खोलेगा। अगर harry.txt एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि हमारे केस में, तो ये harry.txt को क्रिएट कर देगा। अब देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ print file1.mode, तो ये मुझे बता देगा कि मैंने किस मोड में अपने फाइल को खोला हुआ है। मैं राइट क्लिक करके इसको रन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए इसने मुझे बता दिया कि आपने WB मोड में खोला हुआ है। इसी के साथ साथ अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ अपने फाइल का नाम, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ file1.name, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा देखिए मेरा file1.name में harry.txt यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं इस फाइल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा file1.write और उसके अंदर मैं लिखूँगा बाइट्स। थोड़ा सा अजीब सिंटेक्स है इस केस में पाइथन का, लेकिन आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा। राइट दिस टू माई फाइल, और उसके बाद आपको इनकोडिंग लिखनी पड़ेगी। अगर आप लोग को इनकोडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप UTF-8 लिख दीजिए अभी के लिए, और इनकोडिंग को किसी और दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई भी फाइल आप लोग खोलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर फाइल 1 को ओपन किया हुआ है, तो उसको आपको क्लोज भी करना पड़ता है। फाइल 1 को मैं क्लोज करने के लिए लिखूंगा file1.close। हम लोग क्लोज क्यों करते हैं फाइल को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। फाइल को हम क्लोज इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम फाइल को खोल के बैठा हुआ है तो दूसरे प्रोग्राम्स फाइल को नहीं खोल पाएंगे। तो आप लोग को इस फाइल को फ्री करने के लिए फाइल 1 को क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग को बताना पड़ेगा कि भाई मैं इस फाइल के साथ काम कर चुका हूँ, अब दूसरे प्रोग्राम्स इस फाइल के साथ काम कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने फोल्डर पे और देखते हैं कि कुछ हुआ यहाँ पर कि नहीं हुआ। यहाँ देखिए harry.txt बन गई है और इसके अंदर कुछ आया नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम को रन नहीं करा। मैं इसको एक बार रन करता हूँ। देखिए मेरी harry.txt के अंदर राइट दिस टू माई फाइल आ गया है। मैंने माई की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि मैंने प्रोग्राम में भी गलत लिखी होगी। ये देखिए इसको ठीक कर देते हैं और अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ। आप लोग देखिए कि जो कंटेंट था वो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए MHY माई हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरह आप लोग फाइल में राइट कर सकते हैं। अब जो सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में होगा वो ये होगा कि अगर मैंने एक बार फाइल में राइट कर दिया तो उसके कंटेंट को मैं रीड कैसे करूँ। इसी चीज़ को सीखने के लिए बनाते हैं एक नई पाइथन फाइल, नाम देते हैं उसका main12.py और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइल IO रीडिंग द कंटेंट ऑफ अ फाइल। फाइल के कंटेंट को रीड करना बहुत आसान है। आप लोग यहाँ पर फाइल 1 लिखिए इक्वल्स टू लिखिए ओपन, यानी कि आप लोग को फाइल को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग को लिखना पड़ेगा फाइल का नाम। मैं अपने केस में लिखूंगा harry.txt। उसके बाद मैं मोड में डालूंगा R+, यानी कि रीड एंड राइट। R+ मोड जो होता है वो होता है रीड एंड राइट, यानी कि आप लिख भी सकते हैं फाइल के अंदर और आप लोग फाइल को रीड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग लिखिए टेक्स्ट टू राइट, यानी कि एक मैंने वेरिएबल बना लिया है, टेक्स्ट टू रीड बोलते हैं इसको। खैर वेरिएबल का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे नाम दिया टेक्स्ट टू रीड। टेक्स्ट टू रीड इक्वल्स टू मैं लिखूंगा file1.read और आप लोग देखिए मैं जैसे इसको प्रिंट करूंगा टेक्स्ट टू रीड को, मेरे टेक्स्ट टू रीड में फाइल के कंटेंट आ जाएंगे। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ राइट दिस टू माई फाइल। अगर मैं मैनुअली भी अपनी फाइल को खोल के चेंज करूँ या लिखूँ दिस इज़ एडेड बाय मी एंड दिस इज़ ऑल्सो एडेड बाय मी, इसको मैं Ctrl+S से सेव करके बंद करता हूँ। जैसे ही मैं अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करूँगा आप लोग देखिए जो नए कंटेंट थे फाइल के वो मेरा पाइथन प्रोग्राम अब डिस्प्ले कर रहा है। तो ये डायरेक्टली इस फाइल के कंटेंट को रीड करता है हमारा पाइथन प्रोग्राम इस तरह। तो हम कोई बड़ा सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं जिसमें हमको किसी फाइल में कुछ स्टोर करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग उसको रीड कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए हम उस फाइल में राइट भी कर सकते हैं। अपने डिस्कशन को फर्दर आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मैं एक नई पाइथन फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ main13.py और आप लोग देखिए मेरी नई फाइल जो है वो बन चुकी है। मैं यहाँ पर एक कमेंट डालूंगा एज यूजुअल, लिखूंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमको रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो चीज़ें रियल वर्ल्ड में होती हैं उसको कोड में कन्वर्ट करने में मदद करती है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एनिमल की क्लास बनाऊं या फिर मैं एक एम्प्लॉय की क्लास बनाऊं या फिर मैं एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले डिलीवरी बॉय की क्लास बनाओ। उस डिलीवरी बॉय का क्या क्या होगा, उसके पास एक व्हीकल होगा, उसकी स्पीड होगी, उसकी एज होगी, उसका एलोकेटेड एरिया होगा। तो उस तरह की चीज़ें हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से करते हैं। चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलिए कोड लिखते हैं और कोड लिखने के लिए हम लोग बनाते हैं एक क्लास। तो क्लास बनाने के लिए पाइथन में हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड। क्लास हमारी टेम्पलेट होती है या फिर ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए।
यानी कि हम क्लास डिफाइन करके एक टेम्पलेट बना लेते हैं और फिर उस टेम्पलेट को फॉलो करके हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। कभी भी गेम की प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कि मान लीजिए ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी है या फिर फार क्राई है, उसमें जो आसपास चलने वाले लोग होते हैं उनको एक क्लास के थ्रू बनाया जाता है। वो सबके सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पेडेस्ट्रियंस हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी में जो कि साइड में चलते हैं, उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, लेकिन पुलिस वाला है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो जो पुलिस वाला है वो आपको पकड़ेगा जब भी आप कुछ गलत करेंगे, लेकिन जो पेडेस्ट्रियंस हैं वो केयर नहीं करेंगे अगर आप लोग कुछ गलत करेंगे। तो पेडेस्ट्रियन की क्लास वो लोग अलग बनाते हैं और पुलिस की क्लास वो लोग अलग बनाते हैं। इस तरह से हम लोग जो है गेम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इससे भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। ये हम एक बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टेस्ट ले रहे हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। तो चलिए लिखते हैं क्लास कीवर्ड को, उसके बाद हम लोग बनाते हैं एम्प्लॉई क्लास। एम्प्लॉय के ई को आप लोग कैपिटल रखिए और कोलन लगाकर आप लोग एंटर मार दीजिए। जैसे ही आप लोग कोलन लगा के एंटर मारेंगे आप लोग क्लास के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग लिखिए अंडरस्कोर नेम। मैं एम्प्लॉय का एक वेरिएबल बना रहा हूँ, उसको मैं नाम दे रहा हूँ नेम और उसको मैं दे रहा हूँ बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन। उसके बाद मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय को एक आईडी और मैं उसको कर दे रहा हूँ 0। इसके बाद मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉय की सैलरी और मैं सैलरी को भी कर दे रहा हूँ अभी 0। तो ये एक टेम्पलेट बन गई है, एक एम्प्लॉय की टेम्पलेट जिसमें एम्प्लॉय का नाम है, आईडी है, सैलरी है। जैसे कि हमारे पास पावर पॉइंट की टेम्पलेट होती हैं, एक्सेल की टेम्पलेट होती हैं जो कि हम भर लेते हैं, हमारे पास फॉर्म की टेम्पलेट होती हैं हम उसको भर देते हैं। उसी तरह हमारे पास क्लास एक टेम्पलेट होती है जिसको हम भर देते हैं और उसका रिजल्ट होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर डबल अंडरस्कोर का मतलब है कि ये सारे के सारे वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। प्राइवेट वेरिएबल का मतलब कि डायरेक्टली इसकी वैल्यू को एक्सेस नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर मैं लिखूँ एम्प्लॉई डॉट अंडरस्कोर नेम तो इस क्लास के बाहर से इनकी वैल्यूज को एक्सेस नहीं किया जा सकता। चलिए इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर मैं अपने एम्प्लॉई का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैं यहाँ पर लिखूँ हैरी इज इक्वल टू एम्प्लॉई, तो हैरी एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि हैरी एक एम्प्लॉई है। अब जैसे ही मैं लिखूँ यहाँ पर प्रिंट हैरी डॉट अंडरस्कोर नेम और मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप लोग देखिए कि ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अंडरस्कोर नेम। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँ, मैं लिखूँ डेफ सेट अंडरस्कोर नेम और उसमें मैं दूँ एक सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है अपने आप वो ऑब्जेक्ट जो कि क्रिएट हो रहा है। जैसे मान लीजिए हैरी जब क्रिएट होगा तो सेल्फ का मतलब होगा हैरी ऑब्जेक्ट। जब इस टेम्पलेट की मदद से ये ऑब्जेक्ट बनेगा तब ये इस क्लास के अंदर आएगा और सेल्फ का मतलब होगा वो ऑब्जेक्ट जो कि अभी क्रिएट हो रहा है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर मैं पास करूँगा वो होगी नेम। वो कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए मैं नाम कुछ भी सेट कर सकता हूँ हैरी का। अब मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं डाल दूंगा एक कोड की सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नेम, यानी कि जो भी इसका जो नेम है वो इस वाले नेम के बराबर हो जाए। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी डॉट सेट नेम और उसके बाद मैं लिख दूंगा हैरी और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूँगा, मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूँ क्योंकि ये कोड एरर दे रहा है। मैं इसको रन करता हूँ, आप लोग देखिए कि ये सक्सेसफुली रन हो गया है। ये था हमारा सेटर जो कि हमको सेट करने में मदद करता है नेम को। इसी तरह हमारे पास होते हैं गेटर्स जो कि हमको नेम प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ पर अगर मैं सेट नेम को गेट नेम कर दूँ और सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम की जगह अगर मैं लिखूँ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, यानी कि रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर नेम, तब ये कुछ इस तरह बन जाएगा। तब मैं यहाँ पर हैरी डॉट सेट नेम हैरी कर सकता हूँ और मैं प्रिंट कर सकता हूँ हैरी डॉट गेट नेम। हैरी डॉट गेट नेम के अंदर हमको कोई एट्रीब्यूट पास करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ, आप लोग देखिए कि ये सेट हो गया पहले हैरी, उसके बाद हैरी डॉट गेट नेम से मुझे हैरी प्रिंट होकर यहाँ पर मिल गया। तो ये थे हमारे सेटर्स और गेटर्स। मैं एक बार और रिवीजन करा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। हम लोगों ने क्लास बनाई जिसका नाम था एम्प्लॉई, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स थे, एक था नेम, एक आईडी, एक सैलरी। नेम थी नन, आईडी थी 0, सैलरी थी 0 बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम लोग ने सेटर बनाया, यानी कि नेम के लिए एक सेटर बनाया कि अगर हम सेट नेम को रन करेंगे, यानी कि अगर हम सेट नेम फंक्शन को बाहर से रन करेंगे तो हम उसके अंदर कोई भी नाम पास करके अंडरस्कोर नेम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जनरली चेक्स रखते हैं, कोई भी कुछ भी ना डाल दे। जैसे कि मान लीजिए कोई नेम में अगर 3 4 7 8 8 डाल दे तो आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग इसके अंदर यहाँ पे चेक लगा सकते हैं कि इफ़ नेम इज़ अ नंबर या फिर इफ़ नेम इज़ स्पेशल कैरेक्टर देन डोंट एक्सेप्ट इट, तो हम रिटर्न कर देंगे एरर, वरना हम लोग इसको सेट कर देंगे। उसी तरह होता है गेट नेम।
अगर मान लीजिए कोई हमारे नेम को बहुत सारी बार क्वेरी कर रहा है और हम चाहते हैं कि वो हमारे नाम को बहुत सारी बार ना देखे, तो हम बोल सकते हैं कि हे प्लीज़ स्टॉप, यू आर क्वेरिंग आवर डेटाबेस अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हम लोग गेट नेम का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम लोग इन वेरिएबल्स का एक्सेस डायरेक्टली किसी को नहीं देते हैं, डायरेक्टली किसी भी यूज़र को नहीं देते हैं। जिस तरह हम लोगों ने नेम के लिए सेटर और गेटर्स बनाया, उसी तरह हम लोग बाकी वेरिएबल्स के लिए भी सेटर और गेटर्स बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए, मैं बाकी वेरिएबल्स के लिए सेटर और गेटर बना देता हूँ। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और नेम की जगह मैं लिख दूँगा ID और self.id इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा ID। इसमें मैं पास करूँगा ID, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ ID, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ ID। गेट नेम को भी मैं गेट ID कर देता हूँ। इसके अंदर हमें ID नहीं चाहिए। इसके बाद मैं कर देता हूँ रिटर्न self.__ID। सिमिलरली हम लोग सैलरी के लिए भी यही काम कर सकते हैं। इसको मैं करूँगा कॉपी, उसके बाद मैं कर दूँगा पेस्ट और उसके बाद मैं ID की जगह सैलरी कर दूँगा। सेट में मैंने इसको सैलरी कर दिया, गेट में भी मैंने इसको सैलरी कर दिया और यहाँ पर जो ID लिखा हुआ है उसको भी मैं यहाँ पे सैलरी और सैलरी कर देता हूँ। तो हम एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैंने एक हैरी एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद मैं सेट नेम कर सकता हूँ। जैसे मैंने सेट नेम किया, मैं सेट ID भी कर सकता हूँ, मैं सेट सैलरी भी कर सकता हूँ और इनको मैं गेट भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे इन फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। ऐसा हमको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये वेरिएबल्स प्राइवेट हैं। प्राइवेट का मतलब कि इनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने आप लोग को कुछ देर पहले दिखाया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर को दिखाने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को बना ही देता हूँ। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आप लोग को लिखना पड़ता है DEF__init। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पाइचार्म मुझे ऑलरेडी ड्रॉप डाउन दे रहा है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा इसने मेरा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कर दिया है। इस तरह हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि हम एक साथ बहुत सारी वैल्यूज़ को सेट कर पाते हैं उसके थ्रू। ऐसा करके हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने कंस्ट्रक्टर में लिखा है __init self। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा नेम, ID, सैलरी और मैं इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा self.__name इज इक्वल टू नेम, self.__id इज इक्वल टू ID, सैलरी इक्वल्स टू सैलरी। ऐसा करने के बाद जैसे ही मैं अपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा तो मैं डायरेक्टली नेम, ID और सैलरी एक साथ सेट कर सकता हूं। मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूं। मैं लिख सकता हूं एम्प्लॉई, उसमें मैं लिख सकता हूं हैरी जो कि मेरा नाम है। उसके बाद मैं डाल सकता हूं इसमें ID, मान लीजिए मेरी ID है 420। उसके बाद मैं सैलरी डाल देता हूं जो कि है 7 करोड़। करोड़ में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, इससे ज़्यादा है लेकिन तब भी कम ले लेते हैं। अब मैं यहाँ इसको हटा दूंगा और मैं डायरेक्टली प्रिंट हैरी.गेट नेम करूँगा। जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा आप लोग देखिए गेट नेम ने मुझे हैरी दे दिया। अगर मैं इस गेट नेम की जगह गेट ID करूँ तो मुझे 420 मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुझे 420 मिला है। और अगर मैं इसकी जगह सैलरी कर दूँ तो मुझे सैलरी मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 7 करोड़ मुझे सैलरी पर मंथ मिलती है। तो ये मुझे 7 करोड़ दिखा रहा है। तो ये था हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा टेस्ट। मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा। उससे आप लोग को मैं दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। जनरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से प्रोग्रामर्स घबराते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ बिगिनर्स करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उनको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर्स के काम को आसान बनाती है। तो ये था मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस 1 घंटे के वीडियो में पैक्ड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, आप लोगों ने यहाँ तक ये वीडियो पूरा देखा, तो इसको अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए क्योंकि शायद ही वो इस वीडियो तक पहुँच पाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को उन तक पहुँचा दें तो उनकी काफ़ी हेल्प होगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे, आप लोग उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। और जिस तरह आप लोगों को इस वीडियो ने हेल्प दी, मैं आशा करता हूँ उन लोग को भी ये वीडियो बहुत हेल्प देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए। कोई भी वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं मैं बनाऊं तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं जल्दी ही आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दूंगा। कोड सारा डिस्क्रिप्शन में है, मैं टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मेक श्योर टू चेक द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग फीडबैक देते हैं आपके काम के ऊपर, तो काइंडली मुझे आप लोग फीडबैक दे दीजिए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, किस तरह मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। पाई गेम वगैरह जो पाइथन के इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे और एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का भी मेरा प्लान है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल।